दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 नज़दीक है और अगर आप हिंदी में टॉप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 50 प्लस। वो प्रश्न जो सीधे परीक्षा में आ सकते हैं, टॉपिक जो बार बार रिपीट होते हैं, वही हम इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए लेकर के आए हैं। 100 में से 100 लाने की फुल प्रूफ तरीका आपको आज हम बताएंगे इस वीडियो के अंत में। दोस्तों, 24 फरवरी बहुत नज़दीक है, 3 दिन रह गए हैं। यदि आप फाइनल रिवीजन करना चाहते हैं तो यह वीडियो जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ आपको वही प्रश्न मिल रहे हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं और आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं एग्जाम स्पेशल वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर हमें दिया गया है कि आवारा मसीहा जो एक रचना है वह किस विधा की रचना है, यानी कि यह एक कहानी है, जीवनी है, आत्मकथा है या उपन्यास है, ये हमें यहाँ बताना है। तो दोस्तों, आपने यदि हिंदी को सही तरीके से पढ़ा है तो आपको पता होगा आवारा मसीहा एक जीवनी है। क्या है? आवारा मसीहा एक जीवनी है। देखिए, ये आवारा मसीहा जो जीवनी है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है हमारी विष्णु प्रभाकर जी द्वारा। तो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा इसे लिखा गया है आवारा मसीहा को, जो कि एक जीवनी है। इसके अलावा हमारा जो अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का, वह है भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। तो दोस्तों, भाषा और आधुनिकता इसकी विधा निबंध है, यह एक निबंध है। तो इसके जो लेखक हैं वह हमसे यहाँ पूछ रहा है एग्जामिनर। तो दोस्तों, यहाँ जो हमारा सही आंसर है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है भाषा और आधुनिकता निबंध। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है निंदा रस निबंध के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, निंदा रस क्या है? एक निबंध है और इसके लेखक का नाम हमसे पूछा है। तो मोहन राकेश हमें ऑप्शन में दे रखे हैं, डॉक्टर नगेंद्र दे रखे हैं, हरिशंकर परसाई जी दे रखे हैं और श्याम सुंदर दास यहाँ हमें दे रखे हैं ऑप्शंस में। अब इन जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं इनमें से सही आंसर जो रहेगा इसका वह रहेगा हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी द्वारा निंदा रस नामक निबंध लिखा गया है या कृत किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं 4th नंबर के प्रश्न की। तो दोस्तों, यहाँ हमसे पूछा है कि रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो रसज्ञ रंजन जो है एक निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार का नाम हमसे पूछा है। तो यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दे रखे हैं, बाबू श्याम सुंदर दास नाम दे रखा है और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, राहुल शांकृत्यायन है। तो इसमें से हमें सही आंसर जो है वो बताना है। तो दोस्तों, रसज्ञ रंजन जो निबंध संग्रह है वो हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचनाकृत है। इनके द्वारा इसे लिखा गया है, इन्हीं के द्वारा यह कृतित है। इसके बाद हम बात करें 5th क्वेश्चन की। तो 5th क्वेश्चन है संपूर्णानंद जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? धर्मयुग, हंस, मर्यादा, सरस्वती, हमें यहाँ कुछ पत्रिकाएं दे रखी हैं। तो मर्यादा नामक जो पत्रिका है वो संपूर्णानंद जी द्वारा लिखी गई है। और ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मर्यादा जो हमारी पत्रिका है इसके लेखक कौन है? तो आपको फिर वहां संपूर्णानंद जी ऑप्शन में दे रखे होंगे, वहां टिक करना है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा है सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? लोकायतन पर या कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा या स्वर्णकिरण? ये उनकी कुछ बेहतरीन रचनाएं हैं। तो उन्हें किस रचना पर यह साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला था? तो दोस्तों, यह मिला था चिदम्बरा, जब उन्होंने लिखी थी उस पर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सरोज स्मृति की रचना है, यानी कि सरोज स्मृति जो है वह किस लेखक की रचना है? यहाँ इस प्रश्न का थोड़ा सा जो पूछने का तरीका है वो उल्टा पूछा गया है। तो भैया ये किस की रचना है? तो दोस्तों, यहाँ दिनकर जी हैं, अज्ञ हैं, निराला हैं और पंत हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला जी द्वारा ही सरोज स्मृति जो एक काव्य संग्रह है इसकी रचना की गई है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है
8वें नंबर का, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो है, हमारे श्री रामचरितमानस जी जो हैं, इनकी रचना किस भाषा में की है? खड़ी बोली में, भोजपुरी में, अवधी में या मैथिली में? तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारी जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी द्वारा कृतित, वह अवधी भाषा में लिखी गई है। अब आप ऐसे इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि अयोध्या को अवध कहा जाता है, इसीलिए वहाँ तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा, जिससे जो एकदम गांव वाले लोग हैं जो अवधी भाषा बोलते हैं, एकदम आपने देखा होगा एकदम जो लोकल लैंग्वेज है ना, वही लिखी गई है श्री रामचरितमानस में। एकदम लोकल लैंग्वेज, जो शब्द हम मतलब गांव की भाषा में बोलते हैं, वही लिखे गए हैं, तो अवधी भाषा में यह लिखी गई है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 9 है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। तो कामायनी एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने प्रश्नों को अलग अलग नहीं किया है कि गद्य के कुछ अलग दे दिए, काव्य के अलग दे दिए। यहाँ मैं मिक्स में लेके आया हूँ। मिक्स में इसीलिए लेके आया हूँ जिससे आपके माइंड पर प्रेशर पड़े और आपको आसानी से ये चीज़ें जो है क्लियर हो जाएं, याद हो जाएं। क्योंकि आपको वहाँ ऐसे मतलब आपको वहाँ तो अलग अलग मिलेगा, लेकिन आपके माइंड में तो सारी चीज़ें एक ही साथ भरी हुई हैं। गद्य के ये हैं और काव्य के ये हैं, तो इन सभी को एक जगह अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, उस तरीके से याद करते चलिए। तो यहाँ कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हमसे पूछे हैं, तो इसके रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा कामायनी जो है लिखी गई है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? तो दोस्तों तीसरा सप्तक, पहली बात तो ये कि यह किसने लिखा? तीसरा सप्तक जो है वो अज्ञेय जी द्वारा रचित है। अज्ञेय जी जो थे उन्होंने लिखा है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1954 है। तो ये चीज आपको याद करनी है। प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तीसरा और तीसरा सप्तक, कुछ इस तरीके से कुछ सप्तक है, ये आपको याद करने हैं। ओके। और इसके बाद हमारे 11वें नंबर का प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास लिखा। कौन सा उपन्यास लिखा? चंद्रकांता लिखी, गोदान लिखा, परीक्षा गुरु लिखा या पुनर्वा लिखी? तो इन्होंने गोदान जो है इसे लिखा है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 12वें नंबर का है, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। जो ब्राह्मण पत्र है, पत्रिका है, इसके संपादक का नाम हमसे यहाँ पूछा है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी या भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सॉरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा ब्राह्मण पत्रिका का जो है संपादन जो है किया गया है। इसके बाद हमारा 13वें नंबर का प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है, यानी जयशंकर प्रसाद जी ने किस नाटक को लिखा है? ध्रुव स्वामिनी, रक्षाबंधन, ध्रुवा या ध्रुव देवी? तो इसमें से किस नाटक को इन्होंने लिखा है? तो ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा कृतित है। इसके बाद हमारा 14वें नंबर का प्रश्न है, नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। नदी के द्वीप के रचनाकार हमसे यहाँ पूछे गए हैं। तो अज्ञेय जी हैं या नगेंद्र जी हैं या कृष्णदास, भीम साहिनी, कौन है? यदि आपको आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिख दीजिए, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। इसके जो राइटर है या ऑथर है या रचनाकार है वह है अज्ञेय जी। यह एक उपन्यास है, नदी के द्वीप एक उपन्यास है। क्या है? ये एक नॉवेल है, उपन्यास है। लिख देते हैं सही तरीके से, थोड़ा माउस से दिक्कत है, पेन आज चल नहीं रहा है इसलिए। तो यह एक उपन्यास है। ओके। इसके बाद हमारा 15वें नंबर का प्रश्न है, भक्ति काल का काव्य ग्रंथ नहीं है। पृथ्वीराज रासो, सूरसागर, पद्मावत या श्री रामचरितमानस? तो भक्ति काल का इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? देखिए, सूरसागर भक्ति काल का है, पद्मावत भी भक्ति काल की है, और श्री रामचरितमानस तो भक्ति से सराबोर है ही। लेकिन पृथ्वीराज रासो जो है ये भक्ति काल का काव्य ग्रंथ नहीं है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या रहा? पृथ्वीराज रासो। इसके बाद हमारा 16वें नंबर का प्रश्न है, उर्वशी के रचनाकार हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन है, यहाँ हमसे पूछा गया है। अब उर्वशी है क्या? तो उर्वशी एक खंड काव्य है। क्या है? एक खंड काव्य है। खंड काव्य है। ओके, ये एक खंड काव्य है। और किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आप जानते ही हैं, दिनकर जी द्वारा कृतित है, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। इसके बाद हमारा 17वें नंबर का प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है भाई? नरेश मेहता जी, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध या अज्ञेय? कौन है इनमें से हमें बताना है। तो अज्ञेय जी इसके सही आंसर रहने वाले हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय है। इसके बाद हमारा 18वें नंबर का प्रश्न है, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? दूहा, साखी, सबद, पद,
क्या कहते हैं कबीर जी के दोहों को? तो उन्हें कहा जाता है साखी। इसके बाद हमारा 19वें नंबर का प्रश्न है, साकेत महाकाव्य की नायिका है। साकेत, साकेत महाकाव्य की नायिका हमसे यहाँ पूछी गई है। देखिए, साकेत पहली बात तो है क्या? साकेत एक महाकाव्य है, जैसा कि यहाँ आपको लिखा है, ठीक है। और ये साकेत जो है एक रामायण ही समझ लीजिए इसे। इसमें राम जी के बारे में ही सारी चीजें कही गई हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, जो रामायण है ना वही यहाँ पर दोहराई गई है, लेकिन काव्य के तरीके से। थोड़ा सा यहाँ जो है चीजें बदली गई हैं, किस तरीके से उन्होंने कविता में पूरे रामायण को कंबाइल किया है, तो वो तरीका यहाँ जो है हमारा जयशंकर प्रसाद मैथिली शरण गुप्त जी ने ऐड किया है। तो यहाँ जो नायिका है साकेत महाकाव्य की वह उर्मिला जी है। उर्मिला जी को आप जानते हैं लक्ष्मण जी की पत्नी। द्रौपदी तो महाभारत में थी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। राधा श्री कृष्ण जी की पत्नी है, तो ये भी नहीं हो सकता। और यशोधरा भी नहीं है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 20वें नंबर का, कि श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, नंददास जी हैं या कृष्णदास जी हैं? किस चीज के यहाँ हमसे पूछे हैं? श्री कृष्ण गीतावली के। तो तुलसीदास जी श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। ओके, अब दोस्तों हम आ चुके हैं 21वें नंबर के प्रश्न पर, जहां हमसे पूछा है अष्टछाप के कवियों का संबंध है। तो दोस्तों किस चीज से, किस भक्ति से संबंध है अष्टछाप के कवियों का? श्री राम भक्ति से, श्री कृष्ण भक्ति से, निर्गुण भक्ति से, सूफी संत भक्ति से? इनमें से हमें बताना है कि किस भक्ति से ये जो अष्टछाप के कवि थे इनका संबंध है। तो दोस्तों इनका संबंध है श्री कृष्ण भक्ति से। किससे? श्री कृष्ण भक्ति से। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ 22वें नंबर के प्रश्न की। तो यहां हमसे पूछा है रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? रश्मि रथी क्या है वो आप जानते हैं। रश्मि रथी एक खंड काव्य है। तो इस खंड काव्य के रचनाकार कौन है? अंगिया जी हैं, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रानंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर? कौन है इसके रचयिता? तो इसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, रेणु किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? रेणु किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? अर्थात यहाँ पूछा गया है कि रेणु जो है किस टाइप की जो है रचना है, कहानी है, उपन्यास है, कविता है, नाटक है? तो ये यहाँ हमें बताना है। तो दोस्तों फणीश्वर नाथ जी द्वारा रचित है रेणु, जो कि एक उपन्यास है। रेणु क्या है? एक उपन्यास है जो कि फणीश्वर नाथ जी द्वारा लिखी गई है। फणीश्वर नाथ जी द्वारा रेणु जो है इसका जो रिटन वर्क है वो किया गया है, उनके द्वारा यह कृतित्व है। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है यहाँ 23 नंबर का, जहां हमसे पूछा है कि रेणु किस विधा के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि रेणु जो है किस विद्या की एक रचना है या एक कहानी, मतलब यहाँ हमसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि रेणु जो है एक कहानी है, उपन्यास है, कविता है या नाटक है? ये क्या है? तो दोस्तों रेणु जो है एक उपन्यास है। उपन्यास किसका है? ये फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित एक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ जी द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है। ओके, तो इसका राइट आंसर सेकंड वाला ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद हमारा 24 नंबर 24वें नंबर का प्रश्न है। ये यहाँ पूछा है कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये एक जीवनी नहीं है, यह एक आत्मकथा है। क्या है? एक आत्मकथा है। ओके, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। इसे नाम दिया गया है शेखर एक जीवनी, लेकिन ये आत्मकथा है और एक आत्मकथात्मक उपन्यास है ये। और ये जो उपन्यास मतलब आत्मकथा है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है हमारी अज्ञा जी द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी वाला ऑप्शन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 25वें नंबर का, मैला आंचल उपन्यास किसने लिखा है? मैला आंचल। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शंस में दे रखे हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी दे रखे हैं, अमृतलाल जी हैं, यशपाल जी हैं, प्रेमचंद्र जी हैं। तो इनमें से सही आंसर हमें बताना है। तो मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। इसके बाद हमारा 26 नंबर का यानी 26वें नंबर का प्रश्न है, साकेत के रचयिता हैं। तो दोस्तों साकेत जो है इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। साकेत के अंतर्गत रामचरितमानस की ही बातें होती हैं। जहां आपने पढ़ा था केकई का अनुताप करके एक चैप्टर हमारी हिंदी में ही काव्य का, जहां आपने देखा था कि केकई जी के बारे में बात की गई है। तो वही वो जो केकई का अनुताप है ना, वो साकेत मतलब हमारा जो महाकाव्य साकेत है वहीं से लिया गया है पाठ जो है थोड़ा सा।
इसके बाद हमारा 27वें नंबर का प्रश्न है, गबन उपन्यास के लेखक कौन है? गबन, गबन एक उपन्यास है, इसके लेखक हमसे पूछे हैं तो प्रेमचंद्र जी, आप जानते ही हैं। इसके राइट आंसर तो प्रेमचंद्र जी हैं। बिना सोचे समझे आपको आंसर याद होता है, कोई माइंड पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है इस प्रश्न के लिए तो। ओके, इसके बाद 28वें नंबर का प्रश्न है, परंपरा और विद्रोह किसकी पुस्तक है? परंपरा और विद्रोह किसके द्वारा लिखी गई है? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, परंपरा और विद्रोह एक आलोचना है, आलोचनात्मक रचना है, आलोचना है ये। तो ये जो रचना है, आलोचना है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हमारी नामवर सिंह जी द्वारा लिखी है, नामवर सिंह जी द्वारा लिखी गई है परंपरा और विद्रोह नामक रचना। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का चारण काल किसे कहा जाता है? किस काल को हिंदी साहित्य का चारण काल कहते हैं? तो यहाँ आपको दे रखे हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो दोस्तों आदिकाल, आदिकाल को ही चारण काल कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या है? आदिकाल। ओके, इसके बाद हमारा 30वें नंबर का प्रश्न है, गोदान उपन्यास में किस पात्र की मृत्यु होती है? यदि आपने गोदान पढ़ी है तो वहां किसकी मृत्यु होती है? होरी, धनिया, झुनिया, मतादीन। तो यहाँ जो मृत्यु होती है वह होरी की होती है। किसकी होती है? होरी की। दोस्तों होरी कौन था? तो होरी एक मजदूर था। ओके, ये भी ध्यान रखिए, होरी कौन था? होरी एक मजदूर था। इसके बाद हमारा 31वें नंबर का प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब स्थापित हुआ? यानी कब से साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया जाने लगा? तो 1954 से ही दिया जा रहा है, ठीक है। और पहला सुमित्रानंदन पंत जी को ही दिया गया था 1954 में ही। ओके, इसके बाद हम बात करें प्रश्न संख्या 32 की। तो यहाँ पूछा है, राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल या हरिवंश, हरिशंकर परसाई, मनोहर श्याम जोशी, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो सही आंसर क्या है? तो श्रीलाल शुक्ल जी इसके सही आंसर हैं। इन्हीं के द्वारा लिखा गया है राग दरबारी। राग दरबारी एक उपन्यास है, ठीक है, एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। इसके बाद हमारा 33 नंबर का प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? चित्रलेखा क्या है? एक उपन्यास है, इसके लेखक हमसे पूछे गए हैं। तो इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखित है चित्रलेखा उपन्यास। अब बात करें हम लोग 34 नंबर के प्रश्न की। तो यहाँ पूछा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया? इसीलिए मतलब जिसके लिए उन्हें यहाँ कहा गया है कि वह हिंदी नवजागरण के जनक हैं। क्या है? हिंदी नवजागरण के जनक हैं। तो देखिए, उन्होंने हिंदी गद्य को समृद्ध किया है, एकदम सही बात है। उन्होंने हिंदी गद्य के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं, हिंदी गद्य को आगे फॉरवर्ड किया है, बहुत उसको बढ़ावा दिया है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे भैया। उन्होंने पत्रकारिता को बढ़ावा दिया था। तो उपरोक्त सभी इसका यहाँ पर राइट आंसर है, यानी सभी जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो सही है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या रह जाता है? उपरोक्त सभी। इसके बाद हमारा 35वें नंबर का प्रश्न है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन है? हरवंश राय बच्चन, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। कौन है यहाँ प्रयोगवाद के प्रवर्तक? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो है अज्ञेय जी हैं। ओके, इसके बाद हमारा 36वें नंबर का प्रश्न है, रचना के 3 रूप के लेखक कौन है? रचना के 3 रूप, एक यहाँ पर रचना है, इस रचना के लेखक हमसे पूछे गए हैं। अब देखिए, रचना के रूप है क्या? रचना के रूप है क्या? रचना के रूप एक आलोचना है। क्या है? आलोचना की गई है यहाँ रचना के रूप में। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है नामवर सिंह जी द्वारा। नामवर सिंह जी द्वारा रचित है रचना के 3 रूप। रचना के 3 रूप एक आलोचना है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे इस ये भी पूछ सकता है कि रचना के 3 रूप क्या है, किस विद्या की रचना है, क्या है? आलोचना है, कहानी है, उपन्यास है, वगैरह वगैरह। तो आलोचना आपको बेझिझक लगा देना है। इसके बाद हमारा 37 नंबर का प्रश्न है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी? प्रेमचंद जी की जो अंतिम कहानी थी वो कौन सी थी? फूस की रात, 2 बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, कफन। दोस्तों कफन इनकी सबसे अंतिम कहानी है। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग 38 नंबर के प्रश्न की। यहां हमसे पूछा गया है कि हंस पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? हंस जो पत्रिका है इसकी शुरुआत किस लेखक द्वारा की गई है? किसने हंस को संपादित किया था सबसे पहले? तो ये प्रेमचंद जी द्वारा संपादित है। प्रेमचंद जी ने ही इसकी शुरुआत जो है की हुई है। इसके बाद हमारा 39वें नंबर का प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा से जुड़े हैं? जयशंकर प्रसाद जी जो हैं किस काव्य धारा के कवि हैं?
तो दोस्तों यहाँ छायावाद, रहस्यवाद, नवगीत, प्रगतिवाद दे रखा है, लेकिन वो छायावाद धारा के कवि हैं। तो राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन। इसके बाद हमारा 41वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ हमसे पूछा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। पहले मैं आपको बता दूं, राम की शक्ति जो है, ये जो है भैया एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। और ये खंड काव्य जो है दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। इसके बाद हमारा 42वें नंबर का प्रश्न है। यहां हमसे पूछा है हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है। आचार्य शुक्ल जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, हरिशंकर परसाई जी, या नामवर सिंह। तो कौन है राइटर किस चीज का? हिंदी साहित्य के इतिहास का। हिंदी साहित्य का इतिहास, कोई हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब ये इतिहास नहीं है, वो इतिहास नहीं है, वो हिस्ट्री नहीं है। ये एक रचना है जिसका टाइटल दिया गया है, और ये जो है एक आलोचना है। क्या है? आलोचना है। और ये आलोचना जो है भैया किसने लिखी है, ये हमसे पूछा है। तो ये यहाँ लिखी हुई है आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल द्वारा। आचार्य शुक्ल द्वारा ये लिखी गई एक रचना है। इसके बाद हमारा 43वें नंबर का प्रश्न है, निराला का मूल नाम क्या है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बोलते हैं पूरा नाम। इसके बाद हमारा 44वें नंबर का प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की का आत्मकथा जो है एक क्या है? ये आत्मकथा है या कुछ और है? तो ये आत्मकथा नहीं है, यह एक उपन्यास है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो आत्मकथा है लेकिन ये उपन्यास है एक्चुअल में, ध्यान रखिएगा दोस्त। इसके बाद 45वें नंबर का प्रश्न है, महाभोज उपन्यास किसकी रचना है। महाभोज उपन्यास के रचयिता कौन है? प्रश्न किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो महाभोज एक उपन्यास है और इसके लेखक जो हैं वो है हमारे यहाँ मृदुला गर्ग या मन्नू भंडारी, कृष्णा सोवती। और यहाँ आपसे एक और प्रश्न दे रखा है, अमृता प्रीतम। तो यहाँ इसके राइट आंसर मनु भंडारी जी हैं। मनु भंडारी ने ही महाभोज उपन्यास को लिखा है। इसके बाद हमारा 46वें नंबर का प्रश्न है, नई कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। नई कविता आंदोलन के प्रवर्तक यहाँ पूछे हैं तो वो हमारे अज्ञेय जी हैं। देन हमारा 47वें नंबर का प्रश्न है, रस का मूल उद्गम स्रोत कौन है, यानी रस जो है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो भैया नाटक से रस आता है, ठीक है। देन हमारा 48वें नंबर का प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान किसकी कृति है। कविता के नए प्रतिमान एक आलोचना है। पहले मैं आपको बता दूं यह एक आलोचना है, एक कविता नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और किसकी है? तो ये नामवर सिंह जी द्वारा लिखी गई है। देन हमारा यहाँ 49वें नंबर का प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के कवि थे। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या मैथिली। सूरदास जी ब्रजभाषा के कवि थे। देन हमारा 50वें नंबर का प्रश्न है दोस्त, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, नीलकंठ के लेखक कौन है। नीलकंठ आपने शायद पढ़ा होगा कक्षा 5 या 6 की किताबों में, महादेव जी द्वारा लिखा एक बहुत प्यारा सा चैप्टर है, वो बहुत प्यारी सी काव्य संग्रह है, उसका एक पार्ट पढ़ा होगा आपने, नीलकंठ, ठीक है। तो महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है नीलकंठ, जहां मोर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहां हमने टोटल 50 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर लिए हैं हिंदी के, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। यदि आप इन प्रश्नों को सही तरीके से तैयार कर लेते हैं तो भैया आप 10 नंबर अपने पक्के कर लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है 10 नंबर के ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। MCQS टाइप क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहले प्रश्न और सेकंड प्रश्न में आपको ये देखने को मिलते हैं 5-5 नंबर के, ठीक है। अभी देख लो, परीक्षा में यही सवाल आएंगे दोस्त। अगर आप अभी नहीं देखते हो तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। 24 फरवरी पर अंतिम बार आपको करना है, सही तरीके से करिएगा, ध्यान से करिएगा। एग्जाम स्पेशल वीडियो मैंने आपके लिए बना दी है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों को मैंने यहाँ संकलित किया था। तो भैया बस इस वीडियो में इतना ही था। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी आपको समझ में आया हो, आपको लगा हो कि मैंने आपको वही चीजें बताई हैं जो परीक्षा में आएंगी, तो बस हमारे वर्क के लिए करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बस एक प्यारा सा कमेंट हमें हमारी वीडियो के नीचे आपको छोड़ना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।